हे गाइस, वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे गेट 2026 के लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन कौन से आपको बुक्स फॉलो करनी है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पैटर्न की कि गेट 2026 एक्सेल कोड होता है लाइफ साइंस का कोड। तो लाइफ साइंस कोड के लिए आपको क्या पैटर्न है, देखो आपका जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो लगभग 100 नंबर का होता है, यानी 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स में से आपको लेने होते हैं अराउंड, आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 30+। मान लीजिए कट ऑफ आपके 29 31 32 33, इससे ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। मतलब हम हाईएस्ट भी रखें तो हाईएस्ट आपके 36, इससे हाईएस्ट आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी कभी भी। और आज का तो ऐसा पैटर्न है कि आपके मार्क्स यदि आपके 33 तक आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, यदि आपका गेट क्वालिफाइड जरूर होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मार्क्स नहीं है, आप इजीली क्रैक कर सकते हो। बस आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी चाहिए कि आपको करना कैसे है, कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, कौन आपको कैच करना है। तो देखो गेट 2026 के बाद मैं बेनिफिट की बात करूं, उसके बाद अगर मैं कंटिन्यू करूं वीडियो को तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखो यदि आपका गेट क्रैक हो रहा है इस बार 2026 में, ठीक है, इस बार मतलब फेब मंथ में, आई थिंक आपको पता होगा डेट्स क्या हैं। अगस्त 2025 में, ठीक है, 25 तारीख को आप अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर दैट आप सितंबर 25 तक आप अप्लाई कर सकते हो, यानी एक मंथ आपके लिए डेट दी गई है, 25 अगस्त से लेकर 25 सितंबर 2025। उसके बाद देखो आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होता है फेब मंथ में, और आई थिंक डेट्स आ चुकी हैं 7 8 या 7 8 14 15, ऐसे जो कुछ डेट्स हैं आप देख लेना साइट पर, मैं बता दूँ आपको, ये आपकी डेट्स आ चुकी हैं। अब फेब में आपका एग्ज़ाम होगा, मार्च में आपका गेट स्कोर आ जाएगा। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है थर्ड सेम का, जो कि एमएससी थर्ड सेम में है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि देखो जिस बच्चे का इस फेब में जिस बच्चे का फोर्थ सेम चला होगा, ठीक है, उसका तो जैसे इसको गेट्स को स्कोर कार्ड मिलेगा वो पीएचडी में एनरोल हो जाएगा जुलाई वाले बैच में, ठीक है। बट जिस बच्चे का भी फर्स्ट सेम चला हुआ है, मतलब एमएससी में भी एनरोल ही हुआ है, तो उसका क्या है, उनके लिए भी गेट का जो एग्ज़ाम होगा वो दे सकते हैं, एलिजिबल हो आप। और यदि आप क्वालिफाइड हो जाते हो फिर भी आप एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो पीएचडी में। कैसे? देखो गेट का सर्टिफिकेट होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए वैलिड है। और यदि आपकी एमएससी हो रही है 2 साल की, यानी 1 साल आपके पास फ्री बच रहा है इंटरव्यू देने के लिए, आप किसी भी IIT NIT आईएसएस या IISc में अप्लाई कर सकते हो, इंटरव्यू दीजिए। इंटरव्यू बहुत इजी होता है, मैं आपको बता दूंगा। इंटरव्यू की बात है वो आपके गेट क्वालिफाई होने के बाद देखेंगे, ठीक है। यदि आपका गेट क्लियर है यानी क्वालिफाइड है, आप एलिजिबल हो हर एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। आपको कॉल आएगी आपके स्कोर के बेस पर, आपके रैंक के बेस पर। देखो मोस्टली जितने भी IITs हैं उनके लिए लगभग स्कोर चाहिए 500+, मिनिमम स्कोर है 500+ आपका स्कोर, गेट स्कोर होना चाहिए, जो कि आपका है क्वालिफाइड से थोड़ा सा ज़्यादा। मान लीजिए आपकी इस बार गेट क्वालिफाइड में कट ऑफ गई थी 33, यदि आपका स्कोर 42 या 43 था तो आपका स्कोर था 500 से ऊपर, ठीक है। तो यदि आपका स्कोर 500 से ऊपर है तो आप एलिजिबल हो, आपको कॉल आ जाएगी हर एक IIT से। और रही बात NITs की, तो लगभग आपका स्कोर चाहिए 400+, जो कि होगा लगभग आपका 37+। यदि आपकी कट ऑफ 33 गई है, आप क्वालिफाइड हो, और यदि आपको 37 तक आपके मार्क्स थे तो आप NIT के लिए एलिजिबल हो। मेरी बात करूँ तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मेरा गेट आपका 2025 में क्लियर हुआ था, मेरा स्कोर था 38.8, और मेरे टाइम में कट ऑफ गई थी आपकी 33। मेरे को इंटरव्यूज़ आए थे IIT रोपड़, IIT मंडी, और बस 2 IITs के आए थे। बाकी गेट स्कोर काफ़ी हाई मांगा था, 800 था आपका IIT रुड़की वगैरह में, तो ठीक है, तो उधर तो नहीं हुआ था। बट IIT मंडी में इंटरव्यू था, IIT रोपड़ का क्लास हो गया था, NIT हमीरपुर का मैंने इंटरव्यू दिया है, NIT जालंधर का मैंने दिया है, ठीक है। तो NIT जालंधर में जो ब्रांच है उसमें सेंटर फॉर एनर्जी, उसमें मेरा हुआ सिलेक्शन फॉर ए PhD स्टूडेंट, ठीक है। और रही बात आपके स्टाइपेंड की, तो देखो JRF यदि आप CSI के थ्रू निकाल रहे हो या आप गेट क्वालिफाइड कर रहे हो, ओनली गेट क्वालिफाइड है, और यदि आपको कोई सीट मिल जाती है NIT या IIT में, दैट्स सफिशेंट, आपको उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा जितना आपको CSI या नेट JRF के थ्रू मिलेगा। तो ऐसे यदि आपको नेट नहीं हो रहा है, JRF नहीं हो रहा, तो क्यों आप इसके पीछे पड़े हो, आप गेट के पीछे हो। गेट बहुत ईजी है, बहुत ईजी की बात करूँ मैं, बस आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी लगानी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रेटजी की। तो सबसे पहले देखो आपके, मैंने क्या बताया था आपको, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 100 में से 15 नंबर आपके होते हैं रीजनिंग के। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग के 15 नंबर होते हैं, उसमें से यदि आप कितने क्रैक कर सकते, कितने आप ले सकते हो, आपका पोटेंशियल कितना है रीजनिंग में,
अकॉर्डिंग टू मी बायो साइंसेज के स्टूडेंट का बहुत कम होता है लॉजिकल रीजनिंग या जनरल एप्टीट्यूड में बहुत कम उनका पकड़ होती है। मेरी तो बहुत बेकार थी। मैंने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको आई थिंक पहले बताया है, दोबारा बता देता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन किया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो एज पर मैं रखता हूँ मेरे से तो आप अच्छे होगे, आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 2 बोल रहा हूँ मैं, बहुत कम है 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन नहीं 4 नंबर आपके यहाँ से बन रहे हैं, यानी आपके जनरल रीजनिंग से 4 नंबर बन रहे हैं। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में टोटल होता है 25 मार्क्स। 25 मार्क्स में से आप कितना ले सकते हो? तो देखो 25 में से आप आई थिंक पहले आपको पता चाहिए कि 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, सॉरी 3 टाइप के क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एक होता है MSQ, एक होता है MSQ और एक होता है आपका नेट। MCQ होता है जैसे सिंगल मार्क्स होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन सही होगा और इसमें होती है नेगेटिव मार्किंग, यानी आप यहाँ पर गलती की तो आपका नंबर कटेगा। और गेट में यही दिक्कत होती है, नेगेटिव मार्किंग आपको कभी नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग में गए काम खत्म, आप नहीं हो क्वालिफाई, आप 1 पॉइंट से भी काफ़ी रैंक से नीचे चले जाओगे आप, ठीक है। तो MCQ तभी अटेम्प्ट करने हैं जब 100% आप श्योर हो कि ये राइट आंसर है। अब आता है MSQ। MSQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन उसमें लगातार मतलब 8 से 9 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। इसमें हो सकता है कि एक ही ऑप्शन सही हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो सकता है कि 9 के 9 ऑप्शन सही हो, वो आपकी मर्जी है। यदि आपने मान लीजिए 8 ऑप्शन सही थे बट आपने 7 ही ऑप्शन टिक किए हैं, फिर भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको करने होंगे तो परफेक्ट सारे आंसर सही चाहिए, ठीक है, वो होता है MCQ। और MCQ में MSQ में आपको अटेम्प्टिंग करनी है, तो नहीं भी होगा तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कटेगा नंबर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। MSQ क्वेश्चन आपको तुक्के लगाए तो तुक्के भी लगाओ, ठीक है, क्योंकि MSQ क्वेश्चन का ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री से लगभग मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप 2 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 2, वो भी कौन से MSQ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मैं ऐसा प्रेडिक्ट करता हूँ, ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 2 क्वेश्चन कर लोगे। 2 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से करने हैं, मैंने भी 2 ही किए थे इसलिए बता रहा हूँ मैं, तो वो भी हो जाएंगे 4 मार्क्स। अब 2 क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, आप नोट्स कर सकते हो, डायरी में नोट्स करना चाहते हो तो नोट्स कर लीजिए। अभी अब देखो ये जो आपको टारगेट करने हैं ये सेक्शन 9 से, आपको सिलेबस में भेज दूंगा ग्रुप में, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। पर ग्रुप में केमिस्ट्री का सेक्शन 9 देखना, वो है आपका बायोमोलिक्यूल्स है, यानी DNA का स्ट्रक्चर है, RNA, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, आपकी कार्ब्स, आपके फैट्स, उनसे क्वेश्चन आता है। और वो क्वेश्चन 100% आपका लोगे जोलॉजी या किसी भी लाइफ साइंस बैकग्राउंड से आप हो तो वहाँ से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एक क्वेश्चन आपको करना है सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 होता है SPD ब्लॉक। SPD ब्लॉक में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आते हैं, उससे करना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, करने को आप 5 कीजिए 10 कीजिए, बहुत ईजी आती है, बेसिक 12th लेवल की केमिस्ट्री आती है। बट आप जब MS तक पहुँच जाते हो आप क्लियर होते जाते हो, केमिस्ट्री आपको फॉरगेट हो रही है, भूल रही है, ठीक है, आप बैनिश हो रही है आपके माइंड से। तो ये मान कर चलता हूँ मैं आपको कि आप 2 क्वेश्चन जरूर करोगे, जरूर। वो भी कौन से करने हैं, MSQ, क्योंकि गलती भी होगा तभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो 4 नंबर इधर से आ गया। और टोटल अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए हैं, 8, सॉरी कितने नंबर लिए हमने, 8 नंबर हमें मिल चुके हैं। अब आता है हमें कितना टारगेट करना है, हमें टारगेट करना है अराउंड 39। तो 39 में से आपको 8 नंबर तो यहाँ से मिल गए हैं। अब आपको बचे हैं 31 नंबर। आप कहाँ से लेने हैं 31, आपको 2 अब हम बात करते हैं रियल लाइफ साइंस। तो रियल लाइफ साइंस में आपके पास 5 होंगे टोटल, ठीक है, जिसमें से आप चूज करोगे ओनली 2, यानी 5 सेक्शन में से आपको 2 ही सेक्शन चूज करनी है। 5 सेक्शन अपना है जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, फूड टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ये 5 सेक्शन है। इन 5 सेक्शंस में आपको 2 सेक्शन सेलेक्ट करनी है, वो भी एग्जामिनेशन के टाइम। आप क्वेश्चन रीड कीजिए, जैसे मान लीजिए आपने सबसे पहले जोलॉजी सेलेक्ट की, आफ्टर दैट आपने जोलॉजी कर ली, आप देखोगे कि मैं आप नेक्स्ट क्या करूँ, मान लीजिए मैं कर रहा हूँ तो बॉटनी। तो बॉटनी में जब आप गए, आपने क्वेश्चन रीड किए, अब बोले नहीं यार टफ है, ये बॉटनी टफ है, स्किप कीजिए, मत कीजिए बॉटनी, आप आ चलिए बायोकेमिस्ट्री में। यदि आपको बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सारे रीड किए, आपको लग रहा है कि नहीं यार बायोकेमिस्ट्री इजी मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, तो बायोकेमिस्ट्री कीजिए। आपको लग रहा है नहीं बायोकेमिस्ट्री भी नहीं बन रही मेरे बात में, तो नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट आपकी माइक्रोबायोलॉजी में चले जाओ, उसके फूड टेक्नोलॉजी में चले जाओ। मैं आपको खुद रीड करना है, आपके पास टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, क्वेश्चन पढ़ के खुद सेलेक्ट करोगे कौन सी सेक्शन आपने सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको घर से प्रेडिक्ट करके जाऊँ कि मैं बायोकेमिस्ट्री करूँगी, मैं जोलॉजी करूँगी और उधर बायोकेमिस्ट्री आगे टफ है तो आप वो टफ करके आ गए, ऐसा नहीं है। बॉटनी जाओ, देखो बॉटनी में क्वेश्चन इजी तो बॉटनी वाले अटेम्प्ट कर लो,
ये आपके पास चॉइस है, 5 में से ओनली 2 ही करनी है। अब बट प्रेफर कौन करूँगा मैं, प्रेफर कौन करूँगा, तो चाहे बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से लाइफ साइंस के, मेरा जो रहेगा मेरी तरफ से, अगर आपको मेरी तरफ से चलना जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, तो आपको सेलेक्ट करनी है जोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अब मैं बायोकेमिस्ट्री क्यों बोल रहा हूँ, मैंने बोटनी क्यों नहीं बोला, ठीक है। अब कोई बच्चा ऐसा बच्चा है जिसने एमएससी बोटनी में की है, वो जोलॉजी और बोटनी ले सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, वो ले सकता है। बट कोई बच्चा जोलॉजी का है, उसको बायोकेमिस्ट्री साथ में लेनी है। अब क्यों, देखो बायोकेमिस्ट्री में आपका सेक्शन 2 जिसमें आता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी क्रैब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो भी आपका मेटाबॉलिज्म है वो सारा, ये सारा आप जूलॉजी वाले सेक्शन में भी पढ़ोगे आप। तो एक सेक्शन आपका ऐसे कवर हो गया। दूसरा सेक्शन 4 जिसमें आएगा सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनल्स, सेल सिग्नलिंग, ये आप जूलॉजी में भी पढ़ोगे, यानी सेम हो गया। सेक्शन 5 डीएनए रेप्लिकेशन, पूरा मोलिकुलर बायोलॉजी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आरएनए ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा, वो भी गया, वो भी आपको जूलॉजी में भी पढ़ोगे, आप यहाँ पर पढ़ोगे। अब सेक्शन 6 वो है इम्यूनोलॉजी, वो आप जूलॉजी में भी पढ़ोगे। यानी इतने ज़्यादा सेक्शन अगर बायोकेमिस्ट्री के जूलॉजी से बैकग्राउंड हो रहे हैं, तो आपको तो बायोकेमिस्ट्री का चाहिए, क्योंकि देखो जूलॉजी पढ़ के आप बायोकेमिस्ट्री वाले सेक्शन को भी कर सकते हो आराम से। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको दोनों जगह पढ़ना है। अच्छा, ये दोनों कर लो, बायोकेमिस्ट्री एंड जूलॉजी। अब ये बताया मैंने। अब देखो जूलॉजी के लिए देखो, तो जूलॉजी के लिए हम बात करते हैं सबसे पहले एनिमल डाइवर्सिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप नए नए आए हो, आपको तो पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, एमएससी एंट्रेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जूलॉजी, एनिमल डाइवर्सिटी। आफ्टर दैट आपके आते हैं बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म, वो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। सेल बायो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद एनिमल फिजियोलॉजी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। उसके बाद इम्यूनोलॉजी आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे। डेवलपमेंट बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट बायोलॉजी आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे प्लांट डेवलपमेंट हो, चाहे एनिमल्स का डेवलपमेंट हो, वो आएगी, ठीक है, वो करना है। और एनिमल बिहेवियर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये सारा जो सिलेबस मैंने बताया पढ़ोगे कहाँ से, कौन कौन से बुक आपको प्रेफर करनी है। देखो जो भी बच्चा एमएससी फर्स्ट सेम में एनरोल हुआ है या सेकंड सेम में है, तो उनके लिए मैं आपको बताऊंगा रेफरेंस बुक्स। अब रेफरेंस बुक्स का क्या मतलब होता है, ऐसे बुक्स जो कि ओरिजिनल बुक्स हैं, ठीक है, जैसे ब्रूस अल्बर्ट, गिलबर्ट, ताहिर एंजलगर, या कोई भी आपकी रेफरेंस बुक है, उसकी बात करेंगे हम। और कुछ ऐसे बुक्स होती हैं जो कि होती हैं आपकी इससे हाँ डायरेक्ट बुक्स गेट एग्ज़ाम के लिए या नेट एग्ज़ाम के लिए, जैसे पाथ फाइंडर होगी, पूरा सिलेबस दिया हुआ है, या कोई चैनल जैसे IFS है, उसको आप परचेज कर सकते हो। अब जो भी बच्चा थर्ड सेम में है या फोर्थ सेम में है या MSc कर चुका है, उनको मैं रेफरेंस बुक का प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि रेफरेंस बुक बहुत बड़ी बुक होती हैं, टाइम लगेगा काफ़ी, 6 मंथ तो लग ही जाते हैं बुक्स करने को, लगभग 6 मंथ तो डेफिनेटली लग जाएंगे, तो उनका प्रेफर नहीं करूँगा मैम। हाँ, साल भी लग सकता है, बट जो बच्चे अभी एनरोल हुए हैं उनको कोई भी शॉर्टकट नहीं बनाना है। जैसे पाथ फाइंडर ले ली, वैसे मैंने बोला था कि पाथ फाइंडर आप ले सकते हो, बट MSc फर्स्ट सेम वालों को पाथ फाइंडर नहीं लेनी है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगी लिखा क्या है, कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि वो बेस नहीं है उसमें बेसिक नहीं है, उसमें सीधा एडवांस लिखा हुआ है। जो जिसने 1 2 बार 3 बार 4 बार नेट दिया या गेट दिया, उनको पता है, वो तो पाथ फाइंडर से कर लेंगे। बट जिन बच्चों को स्टार्ट है वो रेफरेंस बुक में जाओ, ठीक है। रेफरेंस बुक आपको बताऊंगा मैं हर एक टॉपिक के लिए कौन कौन से आपको लेनी है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रेफरेंस बुक। सबसे पहले बुक से तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, तो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है, मैं यहाँ पर बुक्स आपको डिनोट करता रहूँगा साथ में। और ये जो बुक्स हैं ये आपको मिलेगी कहाँ, देखो इनके जो PDF है ये मेरे पास है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो पहली जो बुक है वो प्लांट फिजियोलॉजी के लिए है, वो है लिंकन ताइज एंड ज़ेगल की। तो लिंकन ताइज एंड ज़ेगल की बुक सबसे परफेक्ट बुक है, ये यहाँ पर आपको शो कर रहा हूँ मैं। इस बुक आपको पढ़ना है, ठीक है, काफ़ी ईजी बुक है। डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए आपको गिलबर्ट की फॉलो करनी है। गिलबर्ट की बुक काफ़ी इजी बुक है और परफेक्ट बुक है आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी के लिए, गिलबर्ट की। आपके बाद बायोकेमिस्ट्री, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए लैंगर की बुक है, ठीक है, यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इवोल्यूशन के लिए स्टार्क वर्गर की बुक है। जो आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए प्रेमा सेबुलिंगम या के सेम्बुलिंगम की बुक है, जो कि आपकी एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, काफ़ी बड़ी बुक है और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये फिजियोलॉजी के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूँ सेल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए, तो यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ ब्रूस अल्बर्ट की बुक है। अब देखो ब्रूस अल्बर्ट की बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो CSI या नेट हो चाहे गेट हो, तो ब्रूस अल्बर्ट की फॉलो करो। लोडिस की एक बुक है उसको फॉलो कर सकते हो, या एक ग्रेनार्ड कार्प की बुक है उसको फॉलो कर सकते हो, एक ऊपर की है उसको फॉलो कर सकते हो। सभी परफेक्ट बुक्स हैं ये। कौन कौन से आपको मैंने बताई है, ब्रूस अल्बर्ट, ग्रेनार्ड कार्प, कूपर, या तो एक और बीच आपको बताया था लोडिस। ये
अकॉर्डिंग टू मी ब्रूस एल्बर्ट आपको फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है। मैं इसको PDF सेंड कर दूंगा ब्रूस एल्बर्ट का। ब्रूस एल्बर्ट आपको समझ नहीं आ रही है तो आप जा सकते हो लोडीज में, दूसरे नंबर आपको लोडीज रखनी है, तीसरे पर कूपर और फोर्थ पर ग्रेनाड कार्प, सभी परफेक्ट हैं ये। उसके बाद आते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की बुक मेरे पास PDF नहीं है, बट आपको फॉलो करनी है कूबी, KUBY, कूबी की बुक है, वो भी बेस्ट बुक है। अगर मैं बात करूँ सेल सिग्नलिंग की, तो सेल सिग्नलिंग आपको करनी है मेरे चैनल पर, मैं आपको करवा दूंगा। सेल सिग्नलिंग बहुत ईजी है, मैं करवाऊंगा, ठीक है, आपको कहीं से नहीं करनी सेल सिग्नलिंग। एनिमल डाइवर्सिटी वो भी मैं करवाऊंगा, बहुत ईजी है, आराम से करेंगे हम यूट्यूब पर। एनिमल बिहेवियर वो भी हम मेरे यूट्यूब चैनल पर आएगा, एनिमल बिहेवियर भी। आफ्टर दैट ये तो आपका सारा हो गया ना, ओके, तो दैट्स सफिशेंट है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि उसकी क्या बोलते हैं उसको, टूल एंड टेक्निक्स की, तो टूल एंड टेक्निक्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो पाथफाइंडर की एक बुक है। और रही बात आपकी इकोलॉजी के लिए, तो इकोलॉजी के लिए भी आपको पाथफाइंडर की बुक मिली है, वो छोटी छोटी बुक है, इतनी बुक है, छोटी छोटी बुक है पाथफाइंडर की। इकोलॉजी के अलग है और टूल एंड टेक्निक्स के अलग, वो अलग अलग हैं दोनों, वो आपको करनी है, ठीक है। तो ये आपके बुक्स हैं, ये फॉलो करनी है बस, और कुछ नहीं करना आपको। बाकी कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।